इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हमेशा दूसरे की कमजोरी को एक्सप्लॉइट नहीं किया जाता, लेकिन आप कर सकें, सही टाइम पर ऐसा कर सकें, इसके लिए अपनी पोजीशन को पहले से बनाकर रखना भी जरूरी होता है। क्या चाइना कुछ ऐसा ही कर रहा है? इससे पहले स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, ये टर्म आपने सुनी होगी। एक्चुअली यूज किया जाता है हम्बनटोटा, ग्वादार पोर्ट एंड यहां पर म्यांमार के साइड क्यूपिक पोर्ट के लिए, कि एक तरीके से एनसर्कलमेंट स्ट्रेटेजी है टू क्रिएट प्रेशर ऑन इंडिया इन टाइम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। CPEC एंड दीज लोकेशंस कैन बी यूज्ड फॉर मिलिट्री पर्पस। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं पावर ग्रिड्स का कैसे इस्तेमाल करा जा सकता है, और हमारे देश के अंदर ही हमारे डिफेंस एज वेल एज सिविलियन पर्पस के लिए यूज किए जाने वाले क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको चाइना चैलेंज कर सकता है, मतलब कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है। एक्चुअली ये रिपोर्ट रिकॉर्ड फ्यूचर नाम से एक यूएस की संस्था है, उसने दी। उसने कहा कि यूएसए की जो एनालिसिस है वो बताता है कि रेड इको नाम से चाइना का एक ग्रुप है जो जगह जगह पर हैकिंग करता है, और इसका कहना है कि ऑलरेडी वी हैव इंफॉर्मेशन कि कुछ ऐसी लोकेशंस हैं जहां पर ऑलरेडी दे हैव पोजीशन्ड देयर स्ट्रेंथ। आप कहेंगे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारे देश के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में, सिस्टम में ऑलरेडी मॉलवेयर का प्रेजेंट होना, मतलब एक तरीके से साइबर सिक्योरिटी को उन्होंने क्रॉस कर दिया है, मतलब जो उसकी फायरवॉल है उसको क्रॉस कर दिया है, एंड दे वेटिंग फॉर द राइट टाइम। क्या इससे पहले इन्होंने ऐसा कुछ किया है? तो इसी रिपोर्ट ने कहा है कि मुंबई में 2020 में एक ब्लैकआउट हुआ था, उसमें भी ऐसे ही फॉरेन नेशन यानी कि यहां पर चाइना बेस्ड ग्रुप का इन्वॉल्वमेंट कहा जाता है। इससे पहले सन 2012 में भी एक ब्लैकआउट हुआ था, मतलब ब्लैकआउट का मतलब ऐसा नजारा था, अगर कोई उस समय दिल्ली में था तो दिल्ली मेट्रो चलते चलते रुक गई है। सोचो, बीच ब्रिज में दिल्ली मेट्रो खड़ी है और पीछे का एक दरवाजा होता है, मैं साइड वाले दरवाजे की बात नहीं कर रहा, सबसे लास्ट में ओपन होता है, उससे निकलकर फिर लोग ब्रिज पर चलकर जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन तक, ऐसा नजारा। तो कई लोगों ने स्टार्टिंग में कहा कि यार ये तो हमारे ग्रिड फेलियर की वजह से होता है। तो इस वीडियो में इन सभी टर्म्स को हम समझने वाले हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे कि यार ये हो क्या रहा है, प्लस क्योंकि हम पावर सेक्टर और इसका लिंकेज स्ट्रेटेजिक डेप्थ से इस पर बात करने वाले हैं, तो पावर सेक्टर में जो टर्म्स हैं RLDC या स्टेट LDC, इसके बारे में बात करेंगे। देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि चाइना ने ऐसा करा कैसे, हाउ दीज ग्रुप्स आर वर्किंग, एग्जैक्टली कैसे होता है, रेकॉन कैसे होता है और फिशिंग कैसे होती है, क्या उन्होंने टेक्निक का इस्तेमाल किया, FRP क्या है। उसके बाद फिर बात करेंगे कि इंडिया की कौन सी वो लोकेशंस हैं और क्या नेगेटिव इंपैक्ट हम पर हो सकता है। 3 पार्ट में इस वीडियो को डिवाइड किया है। सबसे पहले टारगेटेड एसेट्स आपको देख रहे हैं, थर्मल पावर प्लांट भी हैं, पोर्ट फैसिलिटीज भी हैं, और स्पेसिफिकली यहां पर हमने देखा हाइटेंड टेंशन हो गई थी गालवान, मतलब गालवान में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है और साथ साथ में ये साइबर अटैक भी कर रहे हैं। ये हाइब्रिड सिक्योरिटी के अंडर आता है, मतलब वो टेरिटोरियल सिक्योरिटी की नहीं, हमें क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की साइबर सिक्योरिटी की भी उतनी ही जरूरत है। क्या कमेंट में आप में से कोई बता सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट इस दिशा में ऑलरेडी क्या कर रही है? किसी को पता है CERT इनके बारे में, कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम के बारे में? क्या आपको कुछ इनिशिएटिव पता है जो CDEC का हो? CDEC, उसकी फुल फॉर्म भी जरा कमेंट में बता दीजिए। चलिए, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि देखो, इसको हम कहते हैं प्री पोजिशनिंग रखना, यानी कि अगर तुम दूसरे के सिस्टम में एंटर कर गए हो तो अभी अटैक मत करो, ना तो डेटा चुराना है ना ग्रिड को कोलैप्स करना है, बट अपनी लोकेशन को बनाकर रखो, प्लस हार्नेस करते रहो और ज्यादा इंफॉर्मेशन पाते रहो, और जब समय आए, लॉन्ग टर्म गोल है तो उस समय इसका अटैक का इस्तेमाल करो। ऐसे ही एक मलवेयर है ये शैडो पैड, तो एक तरीके से इन्होंने कहा कि हिडन एक्सेस पॉइंट्स होते हैं हमारे इस क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में, जिसको एक खोजते हैं, सालों तक इसकी रिसर्च चलती है हैकर्स की, कि इंडिया के सिस्टम में हम कहां पर वो वीक पॉइंट ढूंढ सकते हैं और फिर हम अटैक कर सकते हैं। ऐसे इन्फिल्ट्रेशन का जो थ्रेट है, मैंने बताया कि ब्लैकआउट तो हो ही सकता है। अब इंडिया के पावर सिस्टम में ये जो थ्रेट है, परसेप्शन इन द सेंस कि भाई कहां कहां हो सकता है, तो देखो, पहली बात तो हमारा जो देश है ना, वो 5 रीजनल ग्रिड में डिवाइडेड है, ठीक है, और उसको हम एक कर लेते हैं, उसको हम नेशनल ग्रिड बोलते हैं, ठीक है। तो नेशनल ग्रिड, उसके नीचे रीजनल ग्रिड हो गई, ठीक है, और उसके नीचे फिर स्टेट हो गई, स्टेट वाइज हो गई, फिर आते हैं आपकी लोकल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। इस रिपोर्ट में जो हवाला दिया गया है वो स्पेसिफिकली कुछ रीजनल यू कैन से ग्रिड्स का दिया गया है, और कुछ पावर स्टेशंस का दिया गया है, उसका भी नाम है, पोर्ट का हवाला दिया गया है। तो देखिए, इस प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, चाहे वो थर्मल पावर हो, चाहे वो हाइड्रो पावर हो, चाहे वो न्यूक्लियर पावर हो। जनरेशन के बाद प्रोसेस यही है, फिर आप इसको ओवरहेड जो आपकी ट्रांसमिशन लाइन होती है, वो HVAC HVDC, जब आप इलेक्ट्रिकल
एज अ टॉपिक पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो वहाँ पर आप इन डिटेल पढ़ते हैं। बट यहाँ पर काम की बात हमारी ये है कि ये हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन होती हैं जिससे कि लॉसेस को डिक्रीज किया जा सके और लॉन्गर डिस्टेंस पर आप इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर कर सको, ट्रांसमिशन हो सके। उसके बाद फिर ये रिसीविंग एक सब स्टेशन होगा उसके नीचे, क्योंकि आपने यहाँ पर हाई वोल्टेज दिया है, लेकिन सेम वोल्टेज से आप अपने जो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस हैं, फैक्ट्रीज हैं, वहाँ पर थोड़ा ना इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाएंगे। वहाँ पर आपको लो वोल्टेज रखना होगा, जैसे कि 50 हर्ट्ज। आपने सुना एक नारा भी है, वन नेशन वन फ्रीक्वेंसी, वो इसी प्रोजेक्ट का है, नेशनल ग्रिड, दैट इज 50 हर्ट्ज। हर एक देश में सेम फ्रीक्वेंसी नहीं होती। इंडिया में हमने 50 हर्ट्ज एज अ स्टैंडर्ड रखा और हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं वो भी इसी तरीके से मैनेज है। फिर जैसे हम सब स्टेशन पर आते हैं, मान लीजिए कि एक है सुपर हाईवे, मतलब एक तरीके से वहाँ पर जो स्पीड अलाउ है वो 220 किलोमीटर पर आवर अलाउ है, तो समझ लीजिए ये तो हो गया वो सुपर हाईवे, 220 किलोमीटर पर आवर स्पीड का मतलब वोल्टेज मान लीजिए। लेकिन फिर उसी हाईवे से नीचे एक दूसरा हाईवे जाता है जिस पर की स्पीड लिमिट कंट्रोल हो जाती है, तो वो ये वाला रास्ता मान लीजिए। फिर आप फर्दर जब डिस्ट्रीब्यूशन पर जाते हैं घरों में, तो फिर एक अलग से लेन आ जाती है। लेन में क्या सेम स्पीड से थोड़ा ना चला सकते हैं, जो हाईवे पे चला रहे थे उससे नीचे जो आपका एक स्टेट अलग रोड आ रहा था उस पर चला सकते हैं, नहीं, तो लेन पर आपको और कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर फिर हमें वो यूनिफाइड वे में 50 हर्ट्ज मेंटेन करनी पड़ेगी, राइट। तो इलेक्ट्रिसिटी जर्नी तो मैंने यहाँ पर बताई दी। तो डाइवर्स एनर्जी सोर्सेज हैं, और जो आपकी नेशनल ग्रिड है ना, इसका सबसे बड़ा चैलेंज ऐसा ये होता है, मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी इज लाइक अ फ्लूइड, और यहाँ पर बैलेंस मेंटेन करके रखना पड़ता है। यानी कि कितना आपका यू कैन से जनरेट हो रही है इलेक्ट्रिसिटी और कितना कंज्यूम हो रहा है, उसके बीच में बैलेंस रखना जरूरी है, नहीं तो कोलैप्स हो जाएगी ग्रिड। और यही काम करते हैं हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, और यू कैन से ये इसमें काम आता है आपका इलेक्ट्रिकल सिस्टम। यानी कि ये कंप्यूटर मतलब अल्टीमेटली सर्वर बेस्ड कंट्रोल होगा, और सर्वर बेस्ड कंट्रोल अगर है तो उसी के एक्सेस पॉइंट आपके हैकर्स ढूंढने की कोशिश करते हैं, राइट। तो डाइवर्स रीजन में जो ग्रिड है, तो इसमें जो मैंने बताया था नेशनल लेवल, तो एग्जांपल के लिए मान लीजिए जैसे कि एक नेशनल लेवल का एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम हो गया, तो पूरे देश में कहां से कहां कितने प्लेन जा रहे हैं, कितने प्लेन जा सकते हैं, उस ट्रैफिक को कंट्रोल करने का काम तो आपका एनएलडीसी का हो गया। तो मेजर कोलैप्सेस ना हो, पावर की अवेलेबिलिटी अक्रॉस द सिस्टम रहे, ये काम इनका हो गया। उसके नीचे आगे रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर, यानी कि इस बड़ी ग्रिड का रीजनल वाला पार्ट। ये 5 ग्रिड है। यहाँ पर ये फैक्चुअल पार्ट ध्यान रख सकते हैं आप, नदर्न रीजन की ग्रिड, वेस्टर्न रीजन की ग्रिड, सदर्न रीजन की ग्रिड, ईस्टर्न ग्रिड और फिर नॉर्थ ईस्टर्न ग्रिड, और इन सबको जो ज्वाइन करती है वो है आपकी नेशनल ग्रिड। तो आरएलडीसी का क्या फंक्शन है कि इस पर्टिकुलर रीजन में जिसमें कि मल्टीपल स्टेट आती हैं, वहां पर जो पावर का फ्लो है वो बना रहे विद इन स्पेसिफिक रीजन, और जो डाइवर्स रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज का मतलब होता है डाइवर्स पावर प्लांट्स, उनको आप ज्वाइन करेंगे नेशनल ग्रिड में, तो यहीं से होगा। फिर स्टेट का मतलब है स्टेट लेवल होगा, और फिर लोकल पावर मैनेजमेंट का मतलब है जो मैंने आपको बताया डिस्ट्रीब्यूशन वाला बात है। बैलेंसिंग एक्ट का मतलब बैलेंस, तो ये ग्रिड सप्लाई को मैनेज करने वाली बात हो गई। अब मैं जरा इसके बेसिक्स पे आता हूँ, अल्टीमेट प्रोटेक्शन आपको क्या करना है। तो समझ लीजिए जैसे कॉबवेब की तरह है, ये एक वेब है, तो इस वेब में मल्टीपल रिसोर्सेज हो गए जहां से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, और फिर आपके मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स हो गए। अब इंडिया का जो डिजिटल यू कैन से प्लेग्राउंड है ये चाइना का, इसका इस्तेमाल वो कैसे कर रहा है। सबसे पहले तो एक साइलेंट रिकॉन करता है। रिकॉन का मतलब होता है कि वो अपने स्पाईवेयर को एंटर करता है केवल जरूरी जानकारी हासिल करने के लिए। आप कहेंगे लेकिन हमारी तो डिफरेंट फायरवॉल है, वी हैव डीप डिफेंस टेक्नोलॉजी एम्बेडेड इन इट। डीप डिफेंस का मतलब होता है वी हैव मल्टीपल फायरवॉल जिससे आप अंदर नहीं जा सकते, तो आप मतलब कैसे वो रास्ता अपनाते हैं। तो इन दिस रिपोर्ट इट इज सेड कि जो आपके ये ऑफिसेज हैं, इन ऑफिसेज में यूज होने वाले इंस्ट्रूमेंट किसी भी समय पर अगर कोई डेटा इंक्लूड कर रहे हैं उस सिस्टम में, जो सिस्टम कमांड दे रहा है इस पर्टिकुलर ग्रिड की, तो दैट इज वन वे बाय विच दीज स्पाईवेयर, यू कैन से ये जो वायरस है इसका इस्तेमाल करके वो साइबर अटैक को अंजाम देते हैं। वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करने का एक तरीका है। तो अनसिक्योर्ड डिवाइसेस, जैसे मैंने आपको बताया, इवन जो आपके सीसीटीवी कैमराज होते हैं या जो भी डिवाइसेस इस मेन सिस्टम से कनेक्टेड हैं, तो अगर वो सिक्योर प्रॉपर्ली नहीं है तो दैट कैन बी अ वे। उसके बाद एक मोस्ट पॉपुलर तरीका है फिशिंग। फिशिंग का मतलब होता है जो इन ग्रिड्स के साथ काम करते हैं, तो उन ग्रिड्स के एम्प्लॉयज को आईटी एचआर टीम की तरफ से मेल बनाकर भेज देना, जो लगेगा कि यार बिल्कुल सही मेल है, ये तो ऑफिशियल मेल है, अर्जेंट मेल है, काम की है, और कह देंगे इस लिंक पे क्लिक करो, तो उस लिंक पे वो क्लिक कर देते हैं विदाउट, मतलब गलती हो सकती है, और उसकी वजह से फिर उनके जो सिस्टम है वो इन्फेक्ट हो सकता है, और सिस्टम से जो जानकारी है वो ली जा सकती है। प्लस कई ऐसी मेल आईडीज होती हैं, एडमिनिस्ट्रेटर के लॉगिन होते हैं
जो इतने क्रूशल जानकारी नहीं रखते, लेकिन उसकी जो पासवर्ड होती है वो जेनरिक होती है। तो हैकर्स इस बात को आसानी से जानते हैं, जैसे admin@1567 हैशटैग कुछ भी ऐसा। तो एक तो उन पासवर्ड्स को हैक करके जो पहले आपने जो लॉगिन जिसको हासिल किया है वो उसमें उतनी ज़रूरी जानकारी नहीं है, बट यू हैव एंटर्ड द सिस्टम, देन यू आर गोइंग टू रिमेन दैट सिस्टम फॉर लॉन्गर टाइम। सीक्रेट एजेंट का इस्तेमाल, सीक्रेट एजेंट का मतलब है कि जो स्पाईवेयर है ये सीक्रेट एजेंट की तरह रहेगा, और फिर यहाँ पर जैसी फायरवॉल बीच में आपको कम्युनिकेट, जैसे आप सिस्टम से कुछ बाहर कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी ऐसे सिस्टम पर जो कि इस ग्रिड के ऑफिशियल जो सिस्टम्स अलाउड हैं उससे नहीं है, तो फिर वो करता कैसे है? तो इसके लिए एक प्रोसेस का इस्तेमाल होता है। आपको आसान तरीके से समझाऊं तो मान लीजिए एक आपने पाइपलाइन बना दी, और वो पाइपलाइन जो है वो एक तरीके से कैमोफ्लॉज कर रही है उस कम्युनिकेशन को, जो कम्युनिकेशन बाहर भेजी जा रही है हैकर्स के सिस्टम पे, जो कि ऑफिशियली अलाउड नहीं है, लेकिन आपने कैमोफ्लॉज ऐसे कर दिया कि यार ये तो ना ऑफिशियल कम्युनिकेशन है, और इस वजह से सिस्टम पता नहीं लगा पाता। ये जो फायरवॉल सिस्टम मैंने बताया, तो इसी में वो कैमोफ्लॉज का इस्तेमाल करते हैं। कैमोफ्लॉज का मतलब बता दिया ना आपको कि वो पता नहीं लगता, और वो एक तरीके से जो फायरवॉल है उसी का एक लैप्स होता है जिसका वो इस्तेमाल करते हैं। इसी में वो FRP का इस्तेमाल करते हैं। FRP बेसिकली क्या है? वो डिसेप्टिव कनेक्शन है। ये समझ लीजिए कि मेन एंट्रेंस पर कोई बाउंसर खड़ा है, जैसे कि फायरवॉल है, तो कोई इनोसेंट लुकिंग आउटगोइंग कनेक्शन है, और वो कम्युनिकेशन बाहर जा रही है और फायरवॉल उसको पहचान नहीं कर पा रही है। और उसके बाद अगर वो बाहर के सिस्टम पर आ गया और बाहर के सिस्टम के बारे में जो ऑफिशियल सिस्टम से जो कंप्यूटर कनेक्टेड है उसके पासवर्ड हैं, एक्सेस है, तो डेफिनेटली वो बाहर वाला हैकर है फिर उस सिस्टम से इंफॉर्मेशन को निकाल सकता है। प्लस वो स्टडी कर सकता है कि कौन से कमांड से क्या काम हो रहा है, तो उन कमांड्स को भी वो मतलब अल्टीमेटली अपने काम के लिए इस्तेमाल कर सकता है। तो इसी को हम कहते हैं स्ट्रेटजी ऑफ स्टील्थ। स्टेल्थ का मतलब है कि वो विदाउट मेकिंग नॉइस वो एक तरीके से आपके सिस्टम में बना रहेगा सालों साल। जैसे कि इस रिपोर्ट ने कहा 2021 और 22, अभी 2025 चल रहा है, कह रहे हैं 2021-22 में इन्फेक्ट हो गया होगा और आपको भी पता नहीं है, अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन दैट दे हैव गॉट फ्रॉम दिस रेड इको जो हैकर ग्रुप है। तो जब ये हो जाता है उसके बाद फिर वो क्या करते हैं, कुछ हमारी पावर ग्रिड कंपनीज के साथ अगर कोई प्राइवेट कंपनीज भी हैं और उनका कुछ कम्युनिकेशन होता है ऑफिशियल, जैसे कि पावर शेल है या अदर कंपनीज मान लीजिए, तो उन कंपनीज की तरफ से मेल बनाकर भेजते हैं, जिससे कि सिस्टम में जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको लगता है कि यार ये तो मेल काम किए, इनके साथ तो हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे जो आपकी पावर जनरेशन कंपनियां हैं, क्या ऐसा है कि सारे के सारे काम वो खुद करती हैं? नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट भी देती हैं। तो फिर इस कंपनी के किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो उन हैकर्स को पता होता है, तो उसका स्यूडो मेल बनाकर भी वो इसका इस्तेमाल करते हैं लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के लिए। वो कम्युनिकेशन बनाकर रखा हुआ है और फिर उसके थ्रू सिस्टम में एंटर कर गए, फिशिंग का इस्तेमाल किया और फिर इंटरनल रिकॉन कर दिया। रिकॉन का मतलब है कि उस पर्टिकुलर सिटी का ब्लूप्रिंट पता लग गया। सिटी के ब्लूप्रिंट का मतलब है कि इस ग्रिड से कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन जा रहा है, क्या क्या इंपैक्ट हो सकता है। सोच कर चलिए कि अगर हमारे फॉर एग्जाम्पल हमारे कुछ डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, या फिर हमारे फॉर एग्जाम्पल कैंट हैं, जैसे अंबाला कैंट और अदर्स, और पता है कि इनकी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई यहाँ से हो रही है और ज़रूरत पड़ने पर वो कट कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास अब पूरा ब्लूप्रिंट है अंदर से कि कहाँ कहाँ सप्लाई हो रही है। तो आपको नहीं लगता कि ये इन द टाइम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हमारे लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो इन्हीं की पाथवेज को ये आइडेंटिफाई करते हैं और फिर धीरे धीरे डीपर एक्सेस ले लेते हैं। मास्टर की मिल जाती है। मास्टर की क्या मतलब, देखो पहले तो इन्हें सिस्टम में एंटर करने के लिए केवल एक दरवाजे की जरूरत थी, उस दरवाजे से एंटर कर गए। फिर ये देखते हैं कि कौन से ऐसे दरवाजे जिनकी रस्टी लॉक्स हैं। रस्टी लॉक्स का मतलब होता है कि जिनको एक्सेस करना अब आसान है, क्योंकि वहां पर हमारी सिस्टम के अंदर वीकनेसेस हैं, तो फिर ये अपने एंटर कर जाते हैं। क्रेडेंशियल थेफ्ट्स का भी इस्तेमाल करते हैं, पासवर्ड्स को चुराने का। उसमें आपके जो फिशिंग है वो तो एक तरीका होता ही है। और फिर ये किल स्विच अपने पास रखते हैं। किल स्विच का मतलब होता है जरूरत पड़ने पर ग्रिड में कोलैप्स हो जाना। एग्जाम्पल देता हूं, जैसे कई बार ये जैसे हमारी जो पावर सप्लाई होगी वो ठीक होगी, ठीक है, कोई सिस्टम है वो हीट नहीं हो रहा होगा, वो बिल्कुल ठीक टेम्परेचर पर होगा, लेकिन इनके कंट्रोल में होगा कि उस सिस्टम पे जो वर्ड शो होगा वो क्या होगा। अगर सोचिए टेम्परेचर ऑफ अ पर्टिकुलर इक्विपमेंट इज नॉट इंक्रीजिंग बियॉन्ड लिमिट, बट उसके स्क्रीन पे आ रहा है कि ये इंक्रीज बियॉन्ड दिस लिमिट इंक्रीज हो रहा है, तो ऐसे में हो सकता है कि वहां पर जो एम्प्लॉइज हैं वो सोचें कि चलो यार इसको स्टॉप करते हैं, क्योंकि नहीं तो ये मतलब अल्टीमेटली उसको स्टॉप करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को टाइम बीइंग, क्योंकि हीट हो रहा है, जबकि वो हीट हो ही नहीं रहा था, वो केवल शो किया था
तो इस तरीके से सिस्टम में मतलब इट इज लाइक होल्डिंग द किल स्विच ना। तो बेसिकली आप अपना काम दूसरे से खुद करा रहे हैं क्योंकि आपने उनको फॉल्स इंफॉर्मेशन दिखा दी और इससे ब्लैकआउट हो सकता है, राइट। तो अल्टीमेटली कंट्रोल रूम में जो सिनेरियो है उसको ये चेंज कर सकते हैं, रियल टाइम डेटा को चेंज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं डेटा को, ठीक है। इसी का मैंने एग्जांपल दिया। कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो होंगी शटिंग डाउन और उसका कास्केडिंग इंपैक्ट होगा, क्योंकि अगर आपने शट डाउन कर दिया, जैसे मैंने दिल्ली मेट्रो का एग्जांपल दिया था आपको 2012 का, सोचो ऐसे ही बैंक्स, आपके स्टॉक मार्केट, उन सब पर इंपैक्ट होगा। कास्केडिंग का मतलब है एक छोटे से एफर्ट से फिर नेक्स्ट जो है वो एक पाइलअप होकर एक बड़ा इंपैक्ट बन जाए। तो जो वाइटल सिस्टम्स हैं उसमें जो NRDC है, यानी कि अगर मैं नदर्न रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर की बात करूं तो वो कैपिटल और नॉर्दर्न डिफेंसेस को कंट्रोल करता है। तो यानी कि अगर NRLDC पर अटैक होता है तो भाई दिल्ली पर अटैक है, एक तरीके से वो नॉर्दर्न डिफेंसेस पर अटैक है। जो आपका अंबाला कैंट वाला एरिया है ये यही NRLDC से कनेक्टेड है। मेजर कैंटोनमेंट इसी एरिया में है, जैसे आगरा कैंट एंड अदर्स। की मिलिट्री एसेट्स जो इस एरिया में, जैसे भटिंडा मिलिट्री स्टेशन पंजाब में, स्ट्रेटेजिक एयर बेसिस हैं, वहां की सप्लाई कट कर देना। हिंडन एयरफोर्स स्टेशन है, तो डेफिनेटली स्ट्रेटेजिक तो है ही है, राइट। एसेंशियल सर्विसेज को मैनेज करके रखना, जैसे हॉलीवुड की एक अभी कुछ टाइम पहले एक देयर वाज एन मूवी, तो उस मूवी में ऐसा ही था कि अपोजिशन वालों ने, मतलब जो एडवर्सरी नेशन है उसने हैक किया और हैक करके मिस इन्फॉर्मेशन फैलनी स्टार्ट होगी। कहने का मतलब ये है, अगर बैंकिंग सर्विस ठप हुई तो लोगों में पैनिक हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी ठप हुई लोगों में पैनिक हो जाएगा और उसके कारण फिर इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। तो ऐसा भी किया जा सकता है। तो मतलब कुल मिलाकर जो गवर्नेंस है उसको पैरालाइज किया जा सकता है। इकोनॉमिक एंड नेवल माइट, उस पर इंपैक्ट हो सकता है। सोचिए अगर वेस्टर्न जो रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर है, यानी कि वो एक नेक्स्ट स्ट्रिंग है हमारा, एक स्ट्रिंग नॉर्थ में हो गया इनका, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में जो इंटरनल स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं, और एक जो पर्ल है इनका वो वेस्ट वाला हो गया, और वेस्ट में हुआ तो सोचिए आप, जैसे इस रिपोर्ट ने कहा कि जो JNPT है दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉसिबल सेंटर ऑफ द साइबर अटैक। तो उसका मतलब है कि जो वेस्टर्न लोड डिस्पैच सेंटर है उससे जो इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल कही जाती है मुंबई, स्टॉक एक्सचेंजेस वहां पर हैं, उन पर इंपैक्ट हो सकता है। ये JNPT का तो मैं जिक्र कर ही रहा था। प्लस कितना सारा जो कंटेनर ट्रैफिक है हमारे पास जो अरेबियन सी के थ्रू आता है वो डिसरप्ट हो जाएगा अगर JNPT की कैपेबिलिटी इंपैक्ट हो गई। प्लस आपकी रिफाइनरी लाइक आपकी फॉर एग्जांपल गुजरात वाली जो रिफाइनरी है, जामनगर रिफाइनरी हो गई, प्लस हमारी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री हो गई। साउथ की साइड जाएं तो इंडिया का एक डिफरेंट पर्ल है, यानी कि वहां पर टेक, स्पेस और जो सदर्न कमांड हमारी बैठी है, तीनों पर नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। बेंगलुरु की मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिटी, टाइडल पार्क चेन्नई, इसके अलावा आपका इसरो एंड अदर, उसकी जो अदर रिसर्च लेबोरेटरीज हैं उस पर नेगेटिव इंपैक्ट अगर मान लीजिए इन्होंने किया। सतीश धवन स्पेस सेंटर हमारा श्रीहरिकोटा, उस पर इंपैक्ट किया। ऐसे अगर हम ईस्टर्न साइड की बात करें तो वहां पर हमारा इंडस्ट्री इंपैक्ट हो सकती है। तो कैटेगराइजेशन देख रहे हैं, मतलब हर एक ग्रिड देश का एक स्ट्रेंथ है, मतलब एक स्पेसिफिक स्ट्रेंथ को प्रोजेक्ट कर रही है। ऐसे यहाँ पर जमशेदपुर, कोल माइंस, धनबाद, झारखंड की रेलवे कंट्रोल। तो सोचिए आपके जो डिफरेंट थर्मल पावर स्टेशन हैं उन तक कोल पहुंचने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। फिर मिलिट्री जो फॉर्मेशन है हमारी ईस्टर्न साइड, जैसे कि कोलकाता साइड, उन पर नेगेटिव इंपैक्ट। प्लस हमारी GRSE जो इंडिया का अपना उपक्रम है जो हमारी डिफेंस कैपेबिलिटीज को स्ट्रॉन्ग करने में अभी मदद कर रहा है, उस पर नेगेटिव इंपैक्ट। और अगर मैं नॉर्थ ईस्ट रीजनल अगर लोड डिस्पैच सेंटर की बात करूं तो वहां पर आसाम पर अगर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है तो हमारे जो फॉरवर्ड बेसिस हैं जो कि काउंटर बैलेंस कर सकते हैं चाइना को फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट रीजन, लाइक तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन, तो उस पर इंपैक्ट हो सकता है। नॉर्थ ईस्ट की जो कम्युनिकेशन है इसको ठप करना, ये एक तरीके से एक बड़ा स्ट्रेटेजिक गोल हो सकता है चाइना का। और बांग्लादेश के साथ जो नियर क्लोजनेस है, बांग्लादेश की जो डिफेंस पर डिपेंडेंस है, उसको हमें लिंक कर देखना चाहिए। क्योंकि देखिए जब भी देश की सिक्योरिटी मैट्रिक्स की बात होती है तो वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो को सोचकर चलना चाहिए। ऐसी नेशनल हाईवे 37 उसका जो आपका लाइटनिंग है, उसका जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेंटेनेंस है, वो सब इलेक्ट्रिसिटी इसी वाली ग्रिड से आती है। तो इस वाले डिस्पैच सेंटर पर नेगेटिव इंपैक्ट का मतलब है कि रेल सर्विसेज और जो रोड कनेक्टिविटी, जिसको हम एक बड़ा अचीवमेंट मान रहे हैं आपकी एक्ट ईस्ट पॉलिसी में कि नॉर्थ ईस्ट इज गोइंग टू बिकम एंकर ऑफ डेवलपमेंट इन दिस रीजन एंड आर डिप्लोमेसी इन द आसियान, तो उस पर नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। यानी कि सोचिए कि हम आसियान के साथ अपना करीबी बढ़ाना चाह रहे हैं और चाइना कह रहा है नहीं नहीं, साउथ ईस्ट जो एशिया है उसमें जो आसियान है उसके साथ प्राइमरी पार्टनर चाइना ही रहेगा। तो एक जगह एडवांटेज पाना है तो दूसरे की वल्नरेबिलिटी को किस किस तरीके से मतलब नेगेटिवली इंपैक्ट किया जा सकता है। तो कॉन्सिक्वेंसेज हुए तो सोचिए हमारी जो सर्वेलेंस कैपेबिलिटी है, रीजनल कनेक्टिविटी है,
सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, सब पर इंपैक्ट हो सकता है। और इससे पहले ऑलरेडी हो चुका है, मतलब दिस इज नॉट अ हाइपोथेसिस। 2012 में मैंने बताया कि जो ब्लैकआउट हुआ था 600 मिलियन पावर, मतलब पीपल एक्चुअली लॉस्ट पावर। 2020 वाला मुंबई वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया। वाटर सैनिटेशन थ्रेट्स ये भी हो सकता है, यानी कि जो आपके प्लांट्स हैं, फॉर एग्जांपल चेन्नई, हैदराबाद या अदर, तो ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी जहां से आ रही है अगर उसको आपने कट कर दिया तो सोचिए वहां पर क्राइसिस हो सकता है। कम्युनिकेशन अगर ब्लैकआउट हो गया तो आइसोलेशन हो सकता है, गलत इंफॉर्मेशन फैलाई जा सकती है, जो मैंने आपको बताया डिसइंफॉर्मेशन, राइट। तो वो गवर्नेंस का एक बड़ा इशू हो जाएगा। सोसाइटल डिसरप्शंस हो सकते हैं, कहने का मतलब जो आपकी एसेंशियल सर्विस हैं, पुलिस, एयर, फॉर एग्जांपल फायर, एम्बुलेंस सर्विस, कम्युनिकेशन फेलियर, अल्टीमेटली इन पर भी नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है, जिससे कि लोगों का विश्वास एडमिनिस्ट्रेशन में कम हो सकता है। प्लस आपकी अपनी ऑपरेशनल ब्लाइंडनेस हो सकती है। अब जब ऐसा हो रहा होगा और हमारी गवर्नमेंट मशीनरी सोचेगी नहीं अब हम काउंटर बैलेंस करेंगे, तो कैसे करोगे? आपके ऑफिसर्स को आपस में बात करने की जरूरत है और उसके लिए उनके पास जरूरी जानकारी चाहिए, लेकिन जानकारी के लिए भी यू नीड इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि यू आर डिपेंडेंट ऑन सो मेनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज एंड सब सिस्टम्स, तो वहां पर नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। प्लस मिलिट्री रेस्पॉन्स अगर हमें साथ में देना पड़े, क्योंकि इसके साथ साथ बाहर से भी अटैक हो रहा हो, तो उस समय एम्यूनिशन के जो डिपोट्स हैं वहां पर हमें कूल टेम्परेचर रखना पड़ता है, पावर्ड कूलिंग होती है। अगर उस पर नेगेटिव इंपैक्ट हुआ तो क्या होगा भाई? एयरक्राफ्ट ऑपरेशन इन की बेसिस, तो पावर डिसरप्शन जो है एक मेजर इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है। आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि सर बट अगर ऐसा कुछ है, सो डोंट वी हैव सम प्लान्स? यस, वी डू हैव सम प्लान्स, क्योंकि जो हम बात कर रहे हैं, ये इस रिपोर्ट ने बताया, तो ऑलरेडी हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और उनकी जो टीम है उनको ऑलरेडी इन सब प्रोबेबिलिटीज के बारे में पता होगा एंड पॉसिबल प्लान्स होंगे इन प्ले। जैसे कि मैंने डीप डिफेंस की बात करी, सीडेक एज अ ऑर्गेनाइजेशन की बात करी, CERT इनकी बात करी, लेकिन पॉइंट ये है कि अगर डीप सेटेड मॉलवेयर आर ऑलरेडी देयर लाइक दिस रिपोर्ट इज सेइंग, और इनका एक लॉन्ग टर्म गोल है कि टाइम आने पर ही यूज करेंगे, इससे पहले तो हम अपनी हरकतें दिखाएंगे नहीं जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर सको, तो दैट कैन बी अ मेजर इशू। और दुनिया में कितनी जगह ऐसा होता है जो बड़ी कंपनीज करोड़ों डॉलर एक्चुअली खर्च कर रही हैं अपनी साइबर सिक्योरिटी पर। आपने सुना है उनके लिए रैंसमवेयर का इस्तेमाल करके उन कंपनीज के डेटा को चुरा लिया जाता है, वो कंपनी जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च ही साइबर सिक्योरिटी पर कर रही हैं। तो इसका मतलब है कि वी कैन नॉट बी लेक्साइडल इन दिस केस, वी नीड टू बी प्रोएक्टिव, राइट। तो लगातार एनालिसिस जरूरी है, और अच्छी बात है ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं तो हमें एक और मौका मिलता है कि यार अगर उनकी स्ट्रेटजी में ऐसा ऐसा हो सकता है तो हम हमारे क्या मैकेनिज्म है जिससे कि हम ऐसा होने ना दें, राइट। तो अगर आपको सारी क्लैरिटी यहां पर हो गई हो अभी, तो यू कैन मेंशन क्लियर, और जो आपका ओपिनियन है ऑन दिस सब्जेक्ट यू कैन डू शेयर। यहां पर आप मेरे साथ कनेक्ट कर लीजिए। और ये क्वेश्चन यहां पर बनता है, एग्जामिन द स्ट्रेटेजिक डायमेंशन ऑफ पावर ग्रिड्स इन इंडिया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और क्योंकि थोड़ा ऑफ बीट क्वेश्चन है, बट एनर्जी और स्ट्रेटजी दोनों को मिलाकर एक क्वेश्चन है। तो यहां पर ये PDF आपको मिल जाएगी शशांक त्यागी 4U टेलीग्राम पर। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ख्याल रखिए अपना। जय हिंद।